नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। 2024 के चुनाव में दो बातें साफ हैं। पहली, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और इसे गठबंधन एनडीए को ही सरकार चलाने का जनादेश मिला है। एक उदाहरण दिया जा रहा है कि 1989 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, उसे 197 सीटें मिली थीं। फिर भी राजीव गांधी ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। नरेंद्र मोदी में ऐसा करने की क्षमता और हिम्मत नहीं है, लेकिन ऐसा कहने और सोचने वाले दरअसल राजनीति कर रहे हैं। वो बेतुकी दलीलें गढ़ रहे हैं, क्योंकि 1989 में राजीव गांधी की कांग्रेस अकेली थी, कोई गठबंधन नहीं था। दूसरी ओर जनता दल, बीजेपी और लेफ्ट पार्टियां साझा लड़ाई लड़ रही थी, जिन्हें स्पष्ट बहुमत हासिल था। इतना ही नहीं, कांग्रेस 414 से गिरकर 197 पर पहुंच गई थी, यानी उसकी सीटें आधी भी नहीं रह गई थी। इसलिए तब सरकार बनाने का कांग्रेस के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं था। लेकिन आज बीजेपी को 240 सीटों के बावजूद सरकार बनाने का नैतिक अधिकार है, क्योंकि इसके गठबंधन एनडीए को स्पष्ट बहुमत हासिल है। इतना ही नहीं, विरोधी गठबंधन इंडिया ब्लॉक को उतनी भी सीटें नहीं मिली हैं जितनी अकेले दम पर बीजेपी की हैं। यानी कि जनादेश बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को मिला है, नरेंद्र मोदी को मिला है कि आप आइए और सरकार बनाइए। लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता ने कुछ संदेश भी दिए हैं। पहला संदेश तो यही है कि भारत का संविधान संसदीय लोकतंत्र का हामी है। जनता अपनी मर्जी से किसी को कितना भी प्रचंड बहुमत दे दे, चाहे किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द सारे चुनाव का ताना बाना बुन दे, लेकिन जब भी कोई नेता संवैधानिक मूल्यों से बड़ा होने की कोशिश करता है तो भारतीय जनमानस उसे सहन नहीं करता है। इस बार चुनाव ऐसा लग रहा था कि उम्मीदवार लड़ ही नहीं रहे हैं, न संगठन लड़ रहा है। हर तरफ ये माहौल बनाया गया कि बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ही चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीदवारों का निजी राजनीतिक सामाजिक कद बहुत बौना कर दिया गया। संसदीय लोकतंत्र को 72 साल से जीता आ रहा ये देश इस माहौल में खुद को असहज पाने लगा। नतीजा ये हुआ कि उसने बीजेपी की संसदीय संभावनाओं को भी बहुत छोटा बना दिया। इससे ही दूसरा संदेश निकलता है कि हर सांसद की अपनी गरिमा, महिमा और पहचान होती है। उसको किसी भी नेता में मिलाने की कोशिश होगी तो जनता रिएक्ट करती है। यही नहीं, राष्ट्रीय नेता अच्छा हो और लोकसभा प्रत्याशी दोयम दर्जे का हो तो जनता बार बार राष्ट्रीय नेता को देखकर मतदान नहीं करती है। उसे अपना प्रतिनिधि भी अच्छा चाहिए होता है। बीजेपी के बहुत से उम्मीदवारों को नकार कर जनता ने साफ संदेश दिया है कि बीजेपी नेतृत्व उसे हल्के में लेने की भूल ना करे। तीसरा संदेश ये है कि संसदीय लोकतंत्र सामूहिक चेतना से चलता है। कोई एक व्यक्ति और उसका व्यक्तित्व अगर जीत की गारंटी समझा जाने लगा तो जनता इसके लिए तैयार नहीं होती। चौथा संदेश ये है कि पार्टी के कद्दावर नेताओं का अपना जनाधार होता है। उन नेताओं की शख्सियत को खत्म करने की कोशिश पार्टी को महंगी पड़ती है, चाहे वो बीजेपी जैसी पार्टी ही क्यों ना हो। कल्याण सिंह को खत्म करने की कोशिश का नुकसान अटल बिहारी वाजपेयी को सत्ता गंवा कर उठाना पड़ा था। येदियुरप्पा को नुकसान पहुंचाकर बीजेपी कर्नाटक में अपना नुकसान कर चुकी है। माना कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह बहुत ताकतवर हैं, लेकिन वो जनाधार वाले क्षेत्रीय नेताओं को मारेंगे तो खुद भी मरेंगे। इस चुनाव में लोगों में संदेश गया कि वर्चस्व की लड़ाई में पार्टी एकजुट नहीं है। इसलिए लोगों ने ये साफ संदेश दिया है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में पार्टी को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है। पांचवा संदेश ये है कि विरोधी दल चाहे जितना भी कमजोर दिखे, उसे खत्म तो दूर कमजोर भी नहीं मानना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस को खत्म हुआ मान लिया था, उसी तरह राहुल गांधी को फूका हुआ कारतूस समझ लिया। अखिलेश के अस्तित्व को मानने से बीजेपी इनकार करने लगी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में ही जहां कांग्रेस शून्य बटे सन्नाटे में गिनी जा रही थी, उसने और समाजवादी पार्टी ने मिलकर बीजेपी को कहीं का नहीं छोड़ा। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 2014 जैसा जनादेश मिला होता तो बीजेपी आज अपने दम पर बहुमत में होती। छठा संदेश ये है कि दूसरे दलों में अतिशय तोड़फोड़ को जनता सही नहीं मानती है। जनता जनार्दन को ये इसके अपने आदेश की अवहेलना लगती है। महाराष्ट्र इसका सबसे सटीक उदाहरण है, जहां बीजेपी ने शिवसेना और एनसीपी को न सिर्फ तोड़ा, बल्कि बीजेपी के साथ वाला धड़ा ही असली शिवसेना और एनसीपी बन गया। ये चुनाव आयोग की नजरों में तो हो गया है, लेकिन जनता की नजरों में नहीं हुआ। जिस कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए ना साधन थे, ना ठीक से उम्मीदवार, वो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जिस शरद पवार की सारी राजनीतिक पूंजी लेकर भतीजे अजीत पवार बीजेपी के साथ चले गए थे, उन पवार ने 10 में से 8 सीटें जीत ली और अजीत पवार को सिर्फ 1 सीट मिली।
बारामती में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा को बुरी तरह से हरा दिया। उसी तरह उद्धव ठाकरे की शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर भारी पड़ गई। छठे संदेश से ही सातवां संदेश निकलता है कि विभीषण रावण को मारने में मददगार साबित हो सकता है, वो खुद नहीं मार सकता। बीजेपी ने अजीत पवार के जरिए शरद पवार और एकनाथ शिंदे के कंधे पर बंदूक रखकर उद्धव ठाकरे पर राजनीतिक गोली चलाना चाहा, लेकिन इसमें वो नाकाम रही। आठवां संदेश ये है कि अब अतिशय भड़काऊ या आग लगाऊ भाषणों से लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। मंगलसूत्र छीनने और भैंस खोल लेने वाले बयानों से लगता है कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कोई मजाक कर रहे हैं। इससे कोई फायदा नहीं हुआ। नौवां संदेश ये है कि भारत के विश्वगुरु बनने की बात तो खूब हुई, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई जैसे बुनियादी और ज्वलंत मुद्दों पर एक किस्म की चुप्पी छाई रही, जबकि ये मुद्दे लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। महंगाई सिर्फ रोजमर्रा की जरूरतों पर ही नहीं छाई, बल्कि पढ़ाई और दवाई जैसी अति आवश्यक चीजें भी महंगाई के कारण परेशान करने लगी। लोग इन मुद्दों का समुचित समाधान चाहते हैं। भारत विकसित भारत तो 2047 में बनेगा, लेकिन 2024 में भी लोग जीने की बुनियादी चीजें तो चाहते ही हैं। फिर भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, लेकिन समाज में आर्थिक विषमता रहे तो विषमता खुशहाल समाज का निर्माण नहीं होने देती। 10वां संदेश ये है कि धार्मिक पहचान के साथ लोग नैतिक पहचान को खोना नहीं चाहते, यानी भ्रष्टाचार पर सिर्फ बात करने से बात नहीं बन सकती। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण को सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि माना। ये बीजेपी के 3 सबसे अहम मुद्दों में सबसे अहम मुद्दा था। इसके अलावा काशी में बाबा विश्वनाथ से लेकर उज्जैन में महाकाल के कॉरिडोर के निर्माण से ये संदेश देने की कोशिश की गई कि बीजेपी की सरकार हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखती है। लेकिन महाकाल में कॉरिडोर का टूटना ये भी बता गया कि धार्मिक निर्माणों में भी धांधली करने वाले धांधली कर जाते हैं। उसी तरह अयोध्या में राम मंदिर तो बना, लेकिन मंदिर निर्माण के चक्कर में वहां कई लोगों की रोजी रोटी उजड़ने की भी खबर आई। इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। इस 10वें संदेश से ही 11वां और 12वां संदेश भी निकलता है। 11वां संदेश तो ये है कि संविधान के सवाल पर ये देश बहुत संवेदनशील है और इसे सरकार को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अयोध्या से ही याद आया कि वहां के बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह ने कहा था कि संविधान बदलने के लिए 400 पार की जीत जरूरी है। ऐसा ही बयान अरुण गोविल से लेकर ज्योति मिर्धा और अनंत हेगड़े तक ने दिया था। लोगों में इसकी प्रतिक्रिया बहुत खराब हुई। हालांकि पीएम मोदी इस पर सफाई देते रहे, लेकिन बात नहीं बनी तो नहीं बनी। 12वां संदेश ये है कि भ्रष्टाचार पर दोहरे मापदंड नहीं चल सकते। ये नहीं हो सकता कि जिसे आप भ्रष्टाचारी कहें वो आपकी पार्टी में आ जाए तो दूध का धुला हो जाए और विपक्ष में रहे तो जेल जाने वाला। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया, जबकि अजीत पवार से लेकर प्रफुल्ल पटेल तक तमाम भ्रष्टाचार के आरोपी बीजेपी में आकर मलाईदार ओहदा पा गए। ऐसे में भ्रष्टाचार से लड़ाई की बात लोगों को अपील करने की जगह अविश्वास ही पैदा करती है। 13वां संदेश ये है कि आत्मविश्वास बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अति आत्मविश्वास उसी अनुपात में खतरनाक होती है। अब की बार 400 पार के नारे ने कार्यकर्ताओं को शिथिल कर दिया और लोगों को लगा कि इतनी बड़ी चीज लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर सकती है। और 14वां संदेश ये है कि किसी इंसान को ईश्वर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये कोशिश खतरनाक साबित होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंपत राय से लेकर कंगना रनौत और संबित पात्रा जैसे लोगों ने ईश्वर का अवतार बता दिया तो कभी राष्ट्र का पिता। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही खुद को देश का प्रधान सेवक मानते हैं, लेकिन उनके समर्थकों का ऐसा बयान लोगों में खराब संदेश देता है, क्योंकि ईश्वर मनुष्य के मोक्ष का साधन होता है और नेता शासन का साधन। शासन के साधन को मोक्ष का साधन बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर माया मिली न राम वाला हाल हो जाता है। बोले भारत के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।